मुलाकात कर रहे हैं कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह से। धन्यवाद। चुनावी साल है जयवर्धन जी, तो आपको क्या लगता है जनता के बीच जाकर आप क्या कहेंगे कि जनता कांग्रेस को वोट क्यों करे? मैम, इस बार का चुनाव काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें विशेषकर जिस प्रकार से बीच कार्यकाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था, कहीं ना कहीं पिछले 3 साल में पुनः जो भाजपा की सरकार बनी थी, जनता में ये चर्चा है आम जन में कि जो लोग और जो संगठन 15 साल सत्ता में था, उनको ऐसी सत्ता की भूख क्यों थी कि 15 महीने में ही सरकार उनको वापस बनानी थी। अगर विपक्ष जो था 15 साल का, अगर उनको जनता ने 5 साल का मौका दिया था तो उनको 5 साल का मौका देते, लेकिन इन लोगों ने धनबल के माध्यम से सौदे के आधार पर सत्ता परिवर्तन किया। बीच कार्यकाल में 15 महीने बाद ही पुनः सरकार बनाई, और हम सब देख रहे हैं पिछले 3 साल में जब से ही सरकार वापस आई है भाजपा की, जनता त्रस्त है, महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, पुनः भ्रष्टाचार चरण पर है पूरे मध्य प्रदेश में। चाहे हम तहसील की बात करें, चाहे थाने की बात करें, चाहे कोई अलग संस्था की बात करें, हर सरकारी संस्था पर जो दलाल भाजपा के हैं वो हावी हो गए हैं, और इस भाजपा के राज में आज आम जन परेशान है, त्रस्त है। और इसीलिए हमें जो एक माहौल दिख रहा है पूरे मध्य प्रदेश में इस बार, कि इस बार परिवर्तन की लहर है। सवाल यही है कि जयवर्धन सिंह की क्या तैयारी है, इसलिए क्योंकि आपको एक यूथ आइकॉन माना जाता है और आपको जिम्मेदारी भी दी गई है युवाओं को साधने की। तो किस तरह की, जैसे आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो युवाओं के लिए किस तरह के आप लोगों के पास किस तरह से साधा जाएगा, क्या स्कीम्स हैं, रोजगार की क्या स्कीम्स होंगी? तो मैम, जैसे मैं बता रहा था आपको कि आज दिन तक जो भी सरकारी पद हमारे युवाओं को मिले हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, शिक्षाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा उषा कार्यकर्ता, ये सब सरकारी पद कांग्रेस की देन है। यूपीए सरकार ने ये पद दिए थे। आपको याद होगा 2003 के पहले पंचायती राज के माध्यम से अनेक नियुक्तियां हुई थी। हमारी पूरी प्लानिंग थी कमलनाथ जी के समय भी, जन स्वास्थ्य रक्षक और अनेक और सरकारी पद हम देने वाले थे ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे कि जो शिक्षित युवा है हर पंचायत में उसको रोजगार का मौका मिले, लेकिन हमें पूरा समय नहीं मिल पाया। आज भी हम प्रतिबद्ध हैं, अगर हमें पुनः सरकार में आने का मौका मिलेगा तो जो हमारे गांव का शिक्षित युवा है उसके लिए हम सरकारी पद देंगे। आप कल्पना कीजिए कि जो परीक्षा पीएससी की हुई थी 2019 में, आज दिन तक उसकी भर्ती नहीं हो पा रही है इन लोगों से। कांग्रेस क्या इन सारे प्रोमिसेस को या इन सारी प्लानिंग को लेकर जाएगी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इतने रोजगार देंगे? ज़रूर, और इसमें रोजगार के नए पद के साथ साथ जो संविदा कर्मी हैं, जो 10 साल से 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम कर रहे हैं, जो स्थायी नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए भी हम नीति बनाएंगे। ऐसा हर डिपार्टमेंट में शिकायत आती है हमको। पुरानी पेंशन योजना इतनी एक अहम मुद्दा बन गया है पूरे देश में। रिटायर होने के बाद अगर उस कर्मचारी को सरकार 2000 रुपये हर माह देगी तो ये उचित नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस की सोच है कि हर सरकारी कर्मचारी को भी सम्मान मिले, उनको रिटायरमेंट के बाद सही उनको वेतनमान मिले। इसके लिए भी हम प्रतिबद्ध रहेंगे। तो क्या जयवर्धन सिंह की भूमिका क्या होगी? युवाओं के बीच जाके यही बातें कहेंगे? मतलब आपका काम में? मैम, हम तो लगातार घूम रहे हैं, पूरा आशीर्वाद है हमारे नेताओं का, और हम जहाँ भी प्रोग्राम हमारा बनता है, चाहे गुना ज़िले में हो, चाहे राजगढ़ में हो, चाहे अभी हमें कुछ विशेष काम दिया गया है इंदौर उज्जैन ज़िले का, या फिर अशोकनगर शिवपुरी तरफ का हो, जहाँ जहाँ हमको काम दिया जाता है उसका हम पालन करते हैं। क्योंकि जयवर्धन सिंह की क्या भूमिका रहेगी वो तो जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे जो नेतृत्व दिल्ली में हो, वो तय करेंगे, लेकिन जो हमको आदेश मिलते हैं हम उसका पालन करते हैं। 2 चीज़ें हैं,
बीजेपी योजना ला रही है, कांग्रेस बात कर रही है। कांग्रेस ने नारी सम्मान की बात करी तो बीजेपी लाडली बहना भी लेकर आ गई। फिर बीजेपी ने उसमें, सरकार ने उसमें स्कीम बढ़ाने की बात कर दी। कांग्रेस ने 1500 बोला है, सरकार का कहना है कि हम 3000 कर देंगे। फिर सीखो कमाओ योजना भी सरकार लेकर आई। तो आपके प्रोमिसेस का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पे, कोई असर पड़ेगा? क्योंकि सरकार ने तो सब कुछ शुरू कर दिया है। मैम, बात क्रियान्वयन की है। नारी सम्मान की बात और लाडली बहना की बात की शुरुआत मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी जी ने की थी हिमाचल प्रदेश से, जहां पर माता बहनों को लाभ भी मिल रहा है। और उसी आधार पर जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में जो लागू की गई है भाजपा सरकार ने, उसमें ऐसे अनेक माता बहनें हैं जो आज वंचित रह गई हैं इस योजना से। इन्हें अनेक अलग शर्तें रख दी हैं इसमें। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 38% महिलाओं को ही लाभ मिल पा रहा है लाडली बहना का। 38%, लेस देन 50%। हमारा इसमें ये वादा है कि नारी सम्मान में कोई शर्तें नहीं रहेंगी। उसी आधार पर नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपये के साथ साथ कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, हर परिवार को रसोई गैस की टंकी भाजपा के दर 1200 में नहीं, कांग्रेस के दर 500 रुपये में देगी। ये भी हमारा वादा है। जो आपका दूसरा पॉइंट था मैम, कि अब सीएम साहब कह रहे हैं कि हम लाडली बहना में वृद्धि करेंगे, 1500 करेंगे, 2000 करेंगे, 3000 करेंगे। उनको कौन रोक रहा है? सरकार इनकी है। जुलाई का माह आ गया है, डालो 3000 हर महिला के लिए, तो हम मानेंगे। लेकिन ये कहना कि हम करेंगे इसको बाद में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सरकार उनकी है प्रदेश में और देश में। हमने कहा हम करेंगे 1500। अगर आप खुले मन से कह रहे हो शिवराज सिंह जी कि आप करोगे हर महीने 3000 रुपये, करके दिखाओ चुनाव के पहले, तो हम स्वीकारेंगे। अच्छा, ये चुनावी माहौल की बात हो रही है, सरकार की स्कीम की बात हो रही है। कांग्रेस के निशाने पे हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं। तो पहला तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें सिंधिया जी की, जब कांग्रेस में थे तो कंट्रोवर्सी में थे, हमेशा जो है एक उसकी बात आती थी कि अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं हैं, या बहुत सी चीज़ों को लेकर उनकी नाराज़गी रही। कुछ इसी तरह की चीज़ें अब बीजेपी में भी आ रही हैं। मैम, अब क्या है कि जब से सिंधिया जी भाजपा में गए हैं तो अब उनका कोई लिंक है नहीं कांग्रेस के साथ में। अब उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या भविष्य है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भाजपा के हाथ में है। तो वो उनको ही तय करना है। ये बात सही है कि जो कभी कभारी खबर आती थी कि उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है कांग्रेस में, अब वही हो रहा है भाजपा में। जो भी पुराने भाजपा के लोग हैं वही आज के समय परेशान हैं। सिंधिया जी की एंट्री के बाद अनेक ऐसे जो दिग्गज नेता भाजपा के हैं, ग्वालियर चंबल के, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे जयभान सिंह पवैया जी हों, आप इनसे कभी बात करेंगे तो ये भी आपको ऑफ रिकॉर्ड बता देंगे कि क्या स्थिति है वर्तमान में भाजपा की अंदरूनी राजनीति में क्या हो रहा है। बात इसमें यही है कि जो मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिंधिया जी के विधायक और मंत्री हैं, जो उनके गुट के हैं, वो ना तो भाजपा को मानते हैं ना कांग्रेस को मानते हैं। वो सिर्फ एक नाम को मानते हैं, व्यक्ति को मानते हैं। तो जो एक अनुशासन संगठन में होना चाहिए है वो टूट जाता है उनके आने से, और यही हो रहा है भाजपा में भी। तो कांग्रेस क्या, मतलब आप लोगों ने बाई इलेक्शन में तो काफ़ी टारगेट किया, आप लोगों का थीम सॉन्ग भी उसी पे बना हुआ था गद्दार को लेकर, तो इन चुनाव में भी क्या सिंधिया जी को टारगेट किया जाएगा? देखिए मैम, राजनीति में व्यक्ति का चरित्र बहुत एक उसकी अहमियत रहती है, और जनता एक उम्मीद करती है जन नेता से कि जो वो भाषण में बोल रहे हैं वो उस पर कायम रहेंगे। अब आप आज से 5 साल पहले आलोचना कर रहे हो भाजपा की, शिवराज सिंह जी की, आप मन से कह रहे हो कि शिवराज सिंह जी आपके हाथों में किसान का खून है, और जैसे ही आपको प्रलोभन मिला, आपको पद मिल गया, तो आप बदल गए। अब उनकी वाहवाह कर रहे हो क्योंकि आपको पद मिल गया, जो आपकी मांगे थी वो पूरी हो गई, निजी स्वार्थ आपका पूरा हो गया, तो अब उनकी तारीफ़ कर रहे हो, उनके साथ शामिल हो गए। तो जनता ये सब चीज़ें देखती हैं, और आज यही हो रहा है सिंधिया जी के साथ में कि वो जो बातें कहते थे अब वही बातें लोग उनसे पूछ रहे हैं। उनने कहा था जो संविदा कर्मियों से कि मैं
सड़क पर आ जाऊंगा, कहाँ सड़क पर आए। आज भी उनकी मांगे अधूरी रह गई हैं, लेकिन उनकी अब कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि जो घटनाक्रम हुआ 2020 में, उनका कहीं का नहीं निजी स्वार्थ उस पूरे जो घटना थी उससे जुड़ा था। उनको वो केंद्र मंत्री बन गए, उनके विधायक मंत्री माला माल हो गए, उनका जो स्वार्थ था वो पूरा हो गया। उनको पद चाहिए था, उनको मंत्री पद चाहिए था, कांग्रेस विपक्ष में थी, हम उनको वो दे नहीं पाए, भाजपा सत्ता में थी, उनको वो दे दिया, तो उससे वो सहमत हो गए। मतलब आपका ये कहना है कि इतनी बड़ी बगावत सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनने के लिए की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने? और क्या, वो हमें तो इस बात का अफसोस था कि वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनको बहुत सारे मौके दिए थे। संगठन के अंदर भी उनको महामंत्री बनाया गया था, यूपी का भी चार्ज दिया गया था, उसका वो पालन करते, आगे हम सब और मिलकर काम करते। लेकिन क्या लगता है ग्वालियर चंबल में फिर से सिंधिया का जादू चलेगा? मैम वो तो अगर आप उपचुनाव भी देखें तो उसमें भी ग्वालियर में से तो हम 2 सीट जीते हैं 3 में से, मुरैना में हम 5 में से 3 जीते हैं। उनके भाजपा में जाने के बाद तो महापौर बना है कांग्रेस का ग्वालियर में, मुरैना में। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस आज मजबूत है? मतलब इतने सालों में क्यों नहीं हुई, कमजोरी का कारण क्या रहा? अब ये चर्चा का विषय है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस वक्त प्रियंका गांधी के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं जी। राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो यात्रा निकली, तो राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट क्या इन चुनाव में कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि एक समय बीत गया और चुनाव ज़्यादातर तुरंत के मुद्दों पर होते हैं, इंस्टेंट मुद्दों पे होते हैं। राहुल जी की यात्रा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में। जैसे हमने देखा, कर्नाटक में भी देखा कि लगभग 20 सीटें जहां से राहुल जी की यात्रा गुजरी थी, उनमें से 17 सीट पर राहुल जी को जीत प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, चाहे बुरहानपुर हो, चाहे खंडवा, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, आगर मालवा हो, जो रूट था राहुल जी का, मुझे इस बार पूरा विश्वास है कि इस पूरी पट्टी में भी कांग्रेस को बहुत अच्छी जीत और लीड प्राप्त होगी। और इसके अलावा भी पूरे मध्य प्रदेश में इस बार एक माहौल है, क्योंकि जब राहुल जी पैदल चले थे तो लाखों लोग उनके साथ चल रहे थे, उनको देखने के लिए आ रहे थे। कोई भी नेता ऐसा नहीं है पूरे देश में जो अगर पैदल चलेगा, इतने लंबा सफ़र करेगा, तो प्रतिदिन उनके पास इतने सारे लोग उनके साथ चलेंगे, ऐसा किसी में क्षमता है नहीं सिवाय राहुल जी के। तो उससे ये बात स्थापित हुई है पूरे देश भर में कि आज भी राहुल जी की लोकप्रियता पूरे देश भर में है, हर वर्ग में है। और मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा चुनाव के समय। जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो मालवा निमाड़ की 66-67 सीटें मानी जाती हैं और कहते हैं कि जो भोपाल का रास्ता है या विधानसभा का रास्ता वहीं से खुलता है। तो कैसे इस बार आप वहाँ मेहनत करेंगे? क्योंकि पहले तो ये था कि कुछ सीटें बीजेपी ने इस बार काफ़ी सारी हारी भी थी, 30-33 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ उलटफेर हो गया। इस बार भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप आज भी देखें तो इन जो उज्जैन की 7 सीटें हैं, उनमें से 4 में विधायक कांग्रेस के हैं, हमारे पास ज़्यादा है भाजपा से। आज भी महापौर भी बहुत करीबी से हम उस सीट पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। वो भाजपा ने जीत कैसे प्राप्त की वो भी हम सब जानते हैं, उज्जैन में कैसे उन्होंने क्या किया। इंदौर में भी हमारे पास अच्छे दिग्गज नेता हैं वहाँ पे जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मंदसौर नीमच भी देखें तो वहाँ पर पिछली बार सभी सीट पर भाजपा को जीत मिली थी, तो वहाँ भी इस बार कांग्रेस वहाँ से भी प्लस रहेगी। और इसी प्रकार से आप चाहे निमाड़ की बात करें, चाहे मालवा की बात करें, इस बार इस पूरी पट्टी में विशेषकर जो राहुल जी की यात्रा भी थी उससे बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। और इसके साथ साथ हमें विश्वास है कि जो कमलनाथ जी की नीतियाँ थी 15 महीने की, जनता उनको आज भी याद कर रही है और जनता चाहती है, जनता की भावना है कि कमलनाथ जी को एक बार पूरे 5 साल का मौका मिले। ये है जो हमें एक ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है। 2 सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। अगर हम देखें तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर तो उनका वो 3रा दौरा था। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों में क्या उलटफेर देखने को मिलेगी? शायद उनको रिपोर्ट मिल रही है कि वर्तमान में राज्य सरकार की इतनी लोकप्रियता नहीं है, इसलिए ज़्यादा इनके दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी के। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिछले 2-3 जो उनके कार्यक्रम रहे प्रधानमंत्री जी के, कुछ ऐसे उसमें जो मुद्दे उन्हें उठाए भाषण में जो काफ़ी विचित्र हैं।
उन्होंने कहा रीवा में कि सीएम साहब ने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो गई है मध्य प्रदेश में, जबकि वो बिल्कुल नहीं हुआ है। उल्टा किसान की लागत भाजपा के राज में दोगुनी हो गई है, किसान की आय तो आधी हो गई है। तो एक तो ये था। दूसरा हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी अभी भोपाल में भी थे तो उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 से कम है। अब सरकार किसकी है मध्य प्रदेश में वो समझ के परे है। स्वयं प्रधानमंत्री जी अगर मन से कह रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 से कम है, तो ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर है? महंगाई से आज लोग परेशान हैं। लोग मजाक कर रहे हैं कि शायद टमाटर के दाम इसलिए 160 हुए हैं ताकि पेट्रोल सस्ता दिखे। तो आज महंगाई से हर वर्ग परेशान हो गया है। और ये वही भाजपा है जो कहती थी बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज वर्तमान में भाजपा की महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है और त्रस्त है। दो चीज़ें, आप AIM और इसके अलावा आप इन दो पार्टियों को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? दोनों ही ताल ठोक रही हैं और AIM ने भी अब की बार तो कई सारे उनके भी पार्षद बने हैं। आपने भी जो है एक मेयर अपनी आपकी भी तैयार हुई है इस समय, सिंगरौली में आपने जीती है सीट। तो इन दोनों दलों को आप कहाँ पा रहे हैं? ये दोनों भाजपा की बी टीम है जी। क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है कि जो लोग विश्वास करते हैं संविधान पर, जो लोग जिनकी मानसिकता ये है कि सभी समाजों को सम्मान मिले, अधिकार मिले, सर्वधर्म सद्भाव रहे, इन लोगों में कैसे फूट पैदा करो, कैसे गलतफहमी पैदा करो, कैसे इनके वोट का बंटवारा करो, यही उद्देश्य है ओवैसी जी के पार्टी का भी और केजरीवाल जी के पार्टी का भी। इनका और कोई उद्देश्य है नहीं। इनका एक ही उद्देश्य है कि इनको कांग्रेस के वोट कटवाने हैं किसी भी हालत में। इसीलिए कांग्रेस के लिए तो चुनौती और बढ़ जाएगी अगर ये दोनों मैदान में होंगे तो। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज का मतदाता बहुत समझदार हो गया है और उनको इस बात की जानकारी है कि अगर कांग्रेस को छोड़कर वो किसी अन्य दल में वोट करेंगे तो कांग्रेस के ही वोट बटेंगे। तो जो व्यक्ति चाहता है कि भाजपा का जो सत्ता का लालच है, जो उनका अहंकार घमंड है, उसको ख़त्म करना है तो कांग्रेस को ही वोट करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है इस बार कि हम जो इस बार माहौल मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और जो सर्वे भी अभी वर्तमान में सामने आ रही है, उस पर स्पष्ट दिख रहा है कि जनता को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अगर जनता अपना वोट, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, अगर वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी को या अपने AIM को मिलेगा, तो पूरा वोट कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा भाजपा को ही मिलेगा। ये बात कहीं ना कहीं जनता को इस बात का एहसास हो गया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम इस पूरे चुनाव में हमारा हिसाब भी दे रहे हैं। हमको 15 महीने का मौका मिला था, हम उन 15 महीनों का पूरा हिसाब दे रहे हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं। एक तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आपके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और 60-65 सीटों का उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरह से फोकस किया जा रहा है और टिकट अगर बटेगा तो टिकट वितरण में आपकी और उनकी क्या भूमिका होगी? दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में 2 बड़ी पद यात्राएँ की हैं। पहले नर्मदा परिक्रमा भी की थी पूरी, और भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल जी के साथ वो पूरे समय रहे थे। तो उनका अनुभव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी लगभग उन्होंने 70-80 सीटों पे एक दिन दिया भी है और अब पुनः उनके दौरे मध्य प्रदेश में जारी रहेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल टिकट वितरण का है, कांग्रेस में एक पूरा सिस्टम रहता है और जो एक कमेटी रहती है जिसमें PCC अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हमारे AICC के महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो अन्य जो उसमें लोग रहते हैं वही उसमें तय करते हैं और हमें कोई आपत्ति भी नहीं है।
ज़रूर कमलनाथ जी सबका सुझाव लेंगे और सभी सुझाव भी देंगे, लेकिन अंतिम फैसला जो किया जाएगा वो जो इलेक्शन कमेटी जो हमारी रहती है, स्टैंडिंग कमेटी रहती है, वही तय करेगी। अच्छा, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस में अब युवाओं को मौका देना चाहिए? तो कांग्रेस मौका दे रही है युवाओं को, हम सबको इतने मौके मिले हैं और आगे भी मिलेंगे हम सबको। तो कुछ ऐसा होगा कि जो चेहरे बदले जाएं, नए चेहरे लाए जाएं, उसमें टिकटों में भी कुछ युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा? ज़रूर ज़रूर। आप अगर याद करें तो कमलनाथ जी के कैबिनेट में भी कम से कम 10 से 12 युवा चेहरे थे उसमें भी, और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो टिकट वितरण होगा उसमें अनेक सीटों पर युवा दावेदार सामने आएंगे, और काफ़ी ऐसी सीटें भी जहाँ पे हम चुनाव शायद नहीं जीत पा रहे हैं कुछ समय से, वहाँ पर भी युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ये मेरी सोच है। आखिरी के 3 सवाल। कांग्रेस के परिवारवाद पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति चुनाव जीत के आ रहा है उसमें क्या बुराई है। अगर हम एक परिवार के ही वोट पर जीत के आ रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर जनता हमको वोट दे रही है और हम निर्वाचित होकर आ रहे हैं तो उसमें क्या गलती है हमारी। जनता हमको चुन के विधायक के पद पर हमको मौका दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, लेकिन जो व्यक्ति बिना कोई चुनाव के बड़े पद पर बैठा हुआ है, आप ज़रूर हमें भी आपत्ति है। तो अगर कोई भी युवा जनसेवा करना चाहता है, प्रतिदिन 12-16 घंटे जनता के लिए काम करना चाहता है, तो उसमें क्या बुराई है। सबको इसमें आना चाहिए। आप राजनीति में आए हैं, आपकी पढ़ाई विदेश से हुई है जी। परिवारवाद का आरोप तो कांग्रेस पे लगता है, लेकिन मेरा बड़ा सीधा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह के बेटे होना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मैम, वो तो मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे रावगढ़ के इस परिवार में मुझे जन्म मिला है। हमारे पूर्वज भी हमेशा जनसेवा में समर्पित रहे थे, और हमेशा जो एक बात कही है दिग्विजय सिंह जी ने भी, कि उन्होंने हमेशा जो ऐसे परिवार हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ चुके हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हमेशा उनके लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, उनकी आवाज़ बुलंद की है, और आगे भी वो करते रहेंगे। आप उनको जानते भी हैं अच्छी तरह, जो वो एक बार बात कह देते हैं वो पलटते नहीं हैं। लेकिन आप उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, तो वो भी राजनीति में तो कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां भी होती होंगी। होती हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, जनता उम्मीद करती है कि आप में भी सभी वो गुण रहेंगे, आप भी को भी सब जो उनमें विशेषता है आप में भी रहेंगे। जब वो ऐसा होता नहीं है, हर व्यक्ति अलग होता है, तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो मेरी एक इंडिपेंडेंट एक इमेज है वो सामने आए। अब जो जो उनका नाम है वो तो है ही मेरे साथ दिग्विजय सिंह जी का, लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि जो मेरी खुद की पहचान है वो सामने आए, क्योंकि आखिर हर एक इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है। उनका परिवार हमेशा साथ रहता है, परिवार का ही आशीर्वाद रहता है, लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि विधायक जयवर्धन सिंह की क्या पहचान है, क्या भूमिका है, वो बात सामने आए और उसी आधार पर मैं भी आगे काम करूं और पॉजिटिव काम हो। हमेशा मैंने क्या राजनीतिक गुर सिखाए उन्होंने आपको? सबसे बड़ा जो एक हमेशा उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि जो भी आप बात कहो उस पर कायम रहो, पलटो मत। सेकंड, जो भी आप काम करो पॉजिटिव करो, सकारात्मक करो, जनता के भले के लिए काम हो। कहीं भी राजनीति में और आपके काम में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो हमेशा मेरा भी यही एक प्रयास रहा है, जो भी मैं काम करता हूँ उसमें एक अच्छा संदेश जाए, किसी का भला हो, किसी का बुरा ना हो। ये हमारा हमेशा एक प्रयास रहा है। जो भी पीड़ित वर्ग हैं जो हमारे पास कुछ काम के लिए आते हैं, उनकी सुनवाई हो, उनका भला हो। मैंने तो विशेषकर ऐसा प्रयास किया है कि शिक्षा के स्तर पर थोड़े अच्छे काम किए जाएं, चिकित्सा के संबंध में कुछ हम बेहतर प्रभावित काम कर सकें। ये हमेशा मेरा प्रयास रहा है।
आखिरी चीज़ ये कि आप दूसरी बार के विधायक हैं, कुछ समय आप मंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था आपके पास। आपके पिताजी मतलब आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं और राजनीति आपके खून में है। तो अब जयवर्धन सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? सिर्फ जनसेवा। अगर जो जनता जो मुझे निर्वाचित करती है, अगर वो मुझसे संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूँ। जनसेवा के तो बहुत से रास्ते हैं, विधायक बन के, मंत्री बन के, मुख्यमंत्री बन के, उप मुख्यमंत्री बन के। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जो जनता रावगढ़ की है, जो जनता मध्य प्रदेश की है, उनके लिए जो क्षमता मेरे में है, मैं वो उस क्षमता के आधार पर उनके लिए काम करूँगा। पद क्या मिले क्या ना मिले वो मेरे हाथों में है नहीं, वो तो जनता के हाथों में है। लेकिन प्रयास हमेशा मेरा पूरा रहेगा। समय जो मेरा है मैं पूरा देता भी हूँ जनसेवा में, और आगे भी देते रहूँगा।